सोच पाकिस्तान, वोट पाकिस्तान, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया न्यूज़ के इस लाइव इलेक्शन ट्रांसमिशन में। और इससे पहले कि हम अपने जो तबसरे तज़िये वो शामिल करें, ज़रा क्विकली ओवरव्यू, क्योंकि ज़ाहिर है 8 तारीख को आपने वोट डालने के लिए जाना है। जहन में बहुत कुछ होगा और जिसको भी वोट डालें ज़रूर जाएँ, वोट ज़रूर डालें। लेकिन कुछ माजी पे अगर हम नज़र डालें सानिया के माजी के इंतखाबात में क्या होता रहा है, पार्टी पोजीशन क्या है, हमारे पैनलिस्ट जो हैं वो भी बैठे हैं, तो यहाँ पर एक नज़र देखते हैं। पहले हम सबसे पहले 2008 के इलेक्शन की बात करते हैं। 2008 में अगर हम नज़र दौड़ाएं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसने 92 नशस्तें हासिल की थी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 67, PMLQ उसने 38 नशस्तें ली थी, MQM जो है उस 19 नशस्तें हासिल कर पाई थी। कुल 271 जो है वो सीट्स थी और आज़ाद जो जीते थे वो 32 थे और दीगर जो जमातें उनको शामिल करें तो कुल 23 जो है वो सीटें हासिल की थी। तो ये 2008 के इंतखाबात की हम बात कर रहे हैं जब पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाई थी। आगे बढ़ते हैं और अब हम 2013 के इलेक्शन की बात करते हैं। ये 2013 का इलेक्शन, अच्छा, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है, आपको याद होगा स्पीच की थी नवाज शरीफ साहब ने, उसके बाद में बड़ी तनकीद भी हुई थी। बहरहाल 128 नशस्तें जो है वो उसने हासिल की थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिर्फ 36 सीटें ही मिल पाई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने कुछ कदम जमाने अपने उस पर शुरू किए थे और इस तरह 28 नशस्तें हासिल की थी। MQM ने वही 19 सीटें जो है वो पिछले इंतखाब की तरह हासिल की। आज़ाद उम्मीदवार जो हैं उनकी तादाद 27 थी, दीगर जमातों के 32। इसके अलावा अगर हम बात करें 2018 के इंतखाबात की, तो 2018 के इंतखाबात में जो मारा था, सर किया था, वो जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया था। 116 नशस्तें उसने हासिल की थी। गो के बड़े इल्ज़ाम लगे, बातें हुई कि जी RTS बैठ गया, ये वो सब कुछ, लेकिन बहरहाल हुकूमत जो है वो उसने बनाई थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हिस्से में 64 नशस्तें आई थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 43 सीटें हासिल कर सकी थी और मुत्तहदा मजलिस अमल जो है उसने 12 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी, जबकि आज़ाद उम्मीदवार जो थे वो 13 कामयाब हुए थे। इसी तरह जो दीगर जमातें थी 22 थी, कुल 270 नशस्तें थी। तो 2018 की ये सिचुएशन थी। अब नशस्तें जो हैं वो कम हो चुकी हैं, 266 कुल नशस्तें हैं जिस पर जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस दफ़ा जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ हम बात कर लेते हैं ज़रा कि जनाब अली, आगे अगली स्लाइड पे हम जाते हैं। कौमी असम्बली में हासिल करदा जो नशस्तें थीं, उसके साथ साथ ये जो सियासी जमातें हैं उनके हासिल करदा वोट जो थे उसका तनासुब क्या रहा। अगर 2008 की हम बात करें तो उसमें कुल वोटों की, यानी कि जो 1 करोड़ से ज़ायद वोट थे, उसमें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसको 30% वोट जो है मिले थे। और इसी तरह जो मुस्लिम लीग नून है उसके हिस्से में 19% वोट आए थे और दीगर जमातों के भी हम जो हैं वो डाटा को देख सकते हैं। जबकि अगर 2013 के हम जो है वो बात करें तो उस वक्त PMLN को कुल वोटों का 32% मिला था, यानी 1 करोड़ 48 लाख वोट जो हैं वो मिले थे। और इसी तरह जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसको तकरीबन 70 लाख वोट मिले थे, यानी कुल वोटों का जो तनासुब है, परसेंटेज है, वो 15% था। और अगर हम बात करें 2018 की, तो उसमें आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस हमें जो है वो देखने को मिला था और वो एक बहुत बड़ा राइज था वोटों की तादाद में। यानी जो जिसे हम कहते हैं ना कि अमेरिका में पॉपुलर वोट जिसे हम कहते हैं, तो वो पॉपुलर वोट जो था वो आया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में। 1 करोड़ 69 लाख यानी 31% जो है वो वोट मिले थे। गो के ये 2013 में PMLN से थोड़े कम थे, लेकिन जो वोटों की तादाद है वो ज़्यादा थी और ज़ाहिर है इसकी वजह कुछ आबादी और वोटर्स जो रजिस्ट्रेशन होती है उसमें भी था। PMLN के हिस्से में जो है वो 1 करोड़ 29 लाख जो है वो वोट आए थे। इस तरह 24% की हम बात कर सकते हैं। तो दीगर जमातें जो हैं वो भी 13%, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आज़ाद उम्मीदवार 11 और इसी तरह जो दीगर जमातें हैं। तो ये सूरत हाल जो है वो हम मुख्तलिफ यानी कि कह सकते हैं कि इलेक्शंस में रही है। अगली हम स्लाइड की तरफ चलते हैं और अब हम ये देखते हैं कि जो डाटा है वो हमें ये बताता है कि आबादी के लिहाज से जो वोटर्स की तादाद है वो क्या रही है। तो हम अगर 2008 की बात करें तो उसमें देख सकते हैं कि जो तनासुब है वो 50% है, यानी अगर आबादी जो है वो हम ये कह लें कि उसका 50%, यानी कि अगर इस दफ़ा 12.5 करोड़ या 12 करोड़ 80 लाख जो हैं वो वोटर्स हैं, तो इसका मतलब कि डबल जो है वो हमारी आबादी है। 50% था 47 2013 में, फिर 2018 में भी 47%। और सानिया, फिर जो अच्छी बात, खुशाइन बात देखने को मिली वो ये कि इस दफ़ा जो कुल आबादी है उसका जो तनासुब है 2024 में
वो बढ़ा है, वो ज़्यादा है, यानी रजिस्ट्रेशन ज़्यादा हुई है। 58% जो है वो लोग इस दफ़ा वोट कास्ट कर सकते हैं अगर निकले बाहर आबादी के तनासुब से। और इस दफ़ा एक और बात भी हुई है कि 2013 से अगर हम कंपैरिजन करें तो तकरीबन 4 करोड़ वोटर्स जो है वो बढ़े हैं। और सिर्फ 2018 से 2024 के इलेक्शन की बात करें तो उसमें तकरीबन 2 करोड़ 25 लाख वोटर्स का इजाफा हुआ है, जो कि खुशाइंद है इस लिहाज से कि उसमें जो खवातीन की तादाद है वो ज़्यादा है, वो है 1 करोड़ 25 लाख, विच इज़ वेरी गुड। और ये बहुत कहा जा रहा है कि खुशाइन बात है। तो इसी तरह से जो तनासुब है खासकर खवातीन के जो वोट करने का, वो अब रजिस्टर करने का, वो बढ़ता जा रहा है और उम्मीदवार जो है वो भी बढ़ती जा रही हैं। तो ये सानिया एक हमारे जो है ना वो एक और डाटा है। और आगे बढ़ते हैं और अगली हम जो है वो स्लाइड की तरफ जाते हैं। अगली स्लाइड जनाब हमारी ये है, और वो ये है कि जी हमने जो हुकूमत थी उसका किस तरह से, यानी कि वो बनी किस तरह से थी। 2008 की अगर हम बात करें तो ये पीपल्स पार्टी है जिसने 67 जो है वो 92 इसने जो सीट्स हैं वो हासिल की थी। हुक्मरान जमात थी, बिल्कुल हुक्मरान जमात थी। और 2013 में जो हुक्मरान जमात थी PMLN, उनको हम देखें तो उन्होंने 128 नशिस्तें हासिल की। और उनकी इत्तेहादी जमातें MQM, JUIFA और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी जो है वो थी। और इसी तरह से अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो उन्होंने 116 नशिस्तें हासिल की थी। तो ये डेटा है जो हुकूमतें जिन्होंने बनाई थी उन्होंने किस तरह से नशिस्तें हासिल की। आप ये देखिए कि 2008 में यानी कि जो हुक्मरान जमात थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन जो उसकी अपोजिशन जमातें थी ना उनकी तादाद आप देख लें, PMLQ थी, MMA, MQM, अदर, फिर GDA, इंडिपेंडेंट। इसी तरह से 2013 में अगर हुक्मरान जमात नून लीग थी तो उनके जो इत्तेहादी थे वो MQM, JUIFA, PKMAP। और इसी तरह जो अपोजिशन थी जिसको आपको याद होगा वो फ्रेंडली अपोजिशन का भी ताना दिया जाता था, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PTI, PMLQ। और सलमान, ये इस डेटा से हम थोड़ा सेंस भी कर सकते हैं कि अगर गुज़िश्ता सालों में इस तरह की हुकूमत थी, इस तरह की पार्टी पोजीशन थी, तो आगे किस तरह हम थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या सिचुएशन हो सकती है। और कौन एक दूसरे के साथ हुकूमत बनाने को तैयार है, और अगर नहीं है तो क्यों है, इसकी भी वजूहात जो है उसका हम जिक्र करेंगे। एक क्विक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हम अपने पैनलिस्ट की तरफ बिल्कुल तज्ज़िये भी शामिल करेंगे। स्टे विद अस। मुल्क सोच पाकिस्तान, वोट पाकिस्तान, ये है इलेक्शन 2024 पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे मोतबर लाइव इलेक्शन ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं सलमान हसन और मेरे साथ मौजूद हैं सानिया चौधरी, मेरी को एंकर। और इस इलेक्शन ये जो ट्रांसमिशन है इसका बाकायदा आगाज़ आज से हो रहा है। और अब आप देख सकते हैं अपने मोतबर पैनल को भी हम इंट्रोड्यूस कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब, प्रोफेसर हसन अस्करी साहब, रसूल बख्श रईस साहब, जनाब सलमान गनी साहब और हसन रजा साहब जो कि डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं लाहौर में। तो ये जो ट्रांसमिशन है नाज़रीन, आज से हम इसको जो है वो बाकायदा शुरू कर रहे हैं। बेहतरीन किस्म के जो तबसरे हैं, तज़्ज़िये हैं, इलेक्शन से जुड़ी ख़बरें हैं और उनकी इनसाइट्स हैं, वो हम आपको वैसे तो गाए बगाए दे रहे हैं, लेकिन आज से हम समझ लें कि नॉन स्टॉप जो एक ट्रांसमिशन है उसका सिलसिला एक शुरू हो रहा है। और साथ साथ ये भी कि अभी जैसे कि हमने बताया भी आपको कि पाकिस्तान जो है वो अब दुनिया की 5वीं बड़ी जमहूरियत बन गया है। तो सानिया, जब पाकिस्तान 5वीं बड़ी जमहूरियत बन गया है तो हम एक और जमहूरी सफ़र की तरफ जा रहे हैं, इलेक्शन 2024, जिसका जो इंतखाबी मुहिम है उसका अख्ताम आज रात 12 बजे हो जाएगा और फिर 8 फरवरी को लोग अपना वोट कास्ट करेंगे। बिल्कुल सलमान, और ये बड़ी खुशी की बात है कि बिलाखिर हम उस मरहले तक पहुंच गए हैं। जो भी स्पेकुलेशंस हो रही थी उस सब को ख़त्म करके कि अब सिर्फ 2 ही दिन बाकी है और उसके बाद जो 12.5 करोड़ वोटर्स हैं इस मुल्क के, वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे और अपनी जो हुकूमत है अपनी मर्जी से उसका चुनाव करेंगे, ताकि जो उनके चैलेंजेस हैं उनके हल के लिए वो उसकी तरफ देख सके और फिर उनकी अकाउंटेबिलिटी भी कर सके। और सलमान, आज आपके पास बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा भी है पेश करने के लिए। बिल्कुल, इससे पहले कि हम जरा डेटा की तरफ जाएं, क्योंकि जाहिर है वो हमने ओवरव्यू एक जो है वो देना है, लेकिन क्विकली मैं मुख्तसर सी गुफ्तगू जो है वो अपने पैनल से ज़रूर करना चाहूँगा। एक वेलकम करने के लिए शामी साहब, सर वेलकम टू द स्टूडियो। और हमेशा की तरह जिस तरह हमने पिछले, क्योंकि ये दुनिया टीवी में मेरे लिए भी एजाज़ की बात है सर कि ये मेरी हैट्रिक है, यानी 2013, 2018 और अब 2024 का इलेक्शन, यहाँ मुझे एजाज़ हासिल हो रहा है सर कि आप लोगों के साथ मैं यहाँ पे ये ट्रांसमिशन कर रहा हूँ। तो कैसा सर फील हो रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं अभी? अच्छा महसूस कर रहे हैं।
इंतखाब हो रहा है। बिलाखिर अगरचे बड़ी चमगोइयाँ होती रहीं, वसवसे होते रहे, फैलाए जाते रहे, अंदेशे जाहिर किए जाते रहे कि इंतखाब नहीं हो सकेंगे, और लेकिन बहरहाल अब 8 फरवरी माशाअल्लाह दस्तक दे रहा है और लोग अपने नुमाइंदे चुनेंगे और जमहूरियत का सफ़र जो है वो जारी होगा। और आपने कहा है कि हम 5वीं बड़ी जमहूरियत बन चुके हैं तो आबादी के लिहाज से, तो अगर इसी तरह आबादी में इजाफा जारी रहा तो हम बहुत जल्द चौथी फिर तीसरी, और मुझे तो खदशा ये है कि कहीं पहली बड़ी जमहूरियत ना बन जाए हम आइंदा 10-12 साल में। तो बहरहाल एक हमारा जो दस्तूर है उसका बुनियादी तकादा ये है, उसकी यानी कि उसका जो निज़ाम है मुमलकत का वो मुंतखब नुमाइंदों ने चलाना है। बिल्कुल, ठीक है ना। और हाकमियत तो अल्लाह ताला की है, लेकिन उसे रूब अमल आना है अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए। बिल्कुल। तो इसलिए ये बहुत एक इत्मीनान बख्श मामला है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और दुआ करें कि इंशाल्लाह। हाँ जी, दुआ है सर, दुआ है। प्रोफेसर साहब, सर साबिक वज़ीर आला भी रह चुके हैं आप पंजाब के, और आपने वही काम किया था जिस काम के लिए आप आए थे क्योंकि यहाँ तो ज़ाहिर प्रोलॉन्ग कर जाती है ना जो साबिक वज़ीर आला तो हैं, रह नहीं चुके वज़ीर आला रह चुके। वैसे आमतौर पर यही उल्टा ही कहा जाता है आमतौर पे। सर साबिक वज़ीर आला तो मुस्तकिल है। सही है। देख चलिए, बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान में अब इंतखाबात हो रहे हैं। बड़े मुश्किलों से ये डेट फिक्स हुई थी, फिर उसके बाद शकूक का इजहार होता रहा। अब ग़ालिबन हमें 100% यकीन है कि हम आज से 2 दिन के बाद 8 तारीख को नए इंतखाबात देखेंगे। इंतखाबी अमल जो है कि तारीख़ पाकिस्तान में काफ़ी ऊपर नीचे होती रही है, और उसकी वजह से पाकिस्तान की जमहूरियत पे वक्तन फ़वक्तन सवाल भी उठते रहे हैं। पाकिस्तान जमहूरियत तो है, 5वीं जमहूरियत कह लीजिए, जो मर्ज़ी जमहूरियत कह लीजिए, सिर्फ देखना ये भी होता है क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, किस नौइयत की जमहूरियत है। यहाँ हमें बहुत सी चीज़ों में बहुत से ममालिक पे फ़ौक़ियत है, और बहुत सी चीज़ें हमारी जमहूरियत में ऐसी हैं जिनको बेहतर करने की ज़रूरत है। लेकिन बेहतर करने का तरीका ये नहीं है कि आप जमहूरी अमल को रोकें। बेहतर करने का तरीका ये है कि आप अमल को चलने दें, तसलसल से अमल को चलाएं, और जो ज़रूरी इस्लाहात की या बेहतरी करने की ज़रूरत है उन अमूर की निशानदही करें, और वक्त के साथ बतदरीज है जमहूरियत बेहतर होती है। तो हमें यही उम्मीद है कि आज इलेक्शन हो रहा है, आइंदा मुकर्ररा मुद्दत गुजरने के बाद फिर इलेक्शन होगा, और अगर ये सिलसिला चलता रहा तो हमें उम्मीद है कि हमारा निज़ाम जमहूरियत वक्त के साथ बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब, हमारी बड़ी डिस्कशन रही है जब से ये सारा प्रोसेस शुरू हुआ है, और दरमियान में शकूक व शुबहात भी होते रहे, और बिलाखिर हम उस मरहले पर पहुंच गए हैं कि तकरीबन जो बड़े मरहले हैं तकरीबन हमने अबूर कर लिए हैं उस फाइनल मरहले से पहले। तो आपके जज्बात पहले तो बताएं कि कैसे हैं इस हवाले से। इंतहाई खुशी के लम्हात हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। एक तसलसल तो हमारी तारीख़ में रहा है कि पाकिस्तान बनने की तारीख़ और आज़ादी की जो हमारी तहरीक थी उसमें अवामी अंसर बहुत नुमायाँ था, शामिल था। अवाम की ताईद, अवाम के वो नारे आज भी हमारे ज़मीर, हमारे जहनों में गूंजते हैं, और एक उम्मीद का सफ़र हमने 1947 में हमने शुरू किया था। तो ये किसी न किसी तरीके से आइन, जमहूरियत, इंतखाबी हुकूमतें चलती रही हैं, लेकिन ये हमारा सफ़र कोई सीधे रास्ते में या सीध में नहीं चला और एक सिमत में नहीं चला, उसमें इधर उधर हम देखते रहे हैं और टेढ़ा रहा है ये सफ़र। लेकिन अगर हम मवाजना करें दीगर मुसलमान ममालिक से, तो हम कई दर्जे, कई लिहाज से, आज़ादियों के लिहाज से, सियासी इदारों के लिहाज से, आइनी इदारों के लिहाज से, रियासत के इस्तेदाद के लिहाज से हम बेहतर सूरत हाल में हैं। अलमिया ये है कि हम इससे कहीं बेहतर हो सकते थे, और किसी ज़माने में हम इससे कहीं बेहतर थे। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम इस सफ़र को जारी रखें, और जब इस सफ़र पे हम जारी रहेंगे, और ये तारीख़ भी गवाह है दीगर ममालिक की कि सफ़र पे जारी रहने से ही इसमें बेहतरी आती है, इसमें तेज़ी भी आती है, इसमें
जो क्वालिटी है जमहूरियत की वो भी बढ़ती है, अवाम और रियासत का रिश्ता मजबूत होता है, कौम परस्ती और कौमियत का जज्बा उभरता है। हमारे सामने जिस वक्त हम इस वक्त इंतखाबात करा रहे हैं, मेरे जहन में खुशी और फ़िक्रमंदी दोनों के जज्बात इस वक्त शामिल हैं कि चैलेंजेस बहुत बड़े हैं और हमें मुआशरे में ज़रा तकसीम सी नज़र आती है। इंतखाबात उम्मीद भी पैदा करते हैं और कौमों को इत्तेहाद की नेमत भी बख्शते हैं, लेकिन देखना यह है कि ये ज़िम्मेदारी जहाँ अवाम 8 तारीख को निभाएंगे, क्या वो हमारे सियासी नुमाइंदे भी निभाएंगे कि अपने इख्तलाफात ख़त्म करके अवाम की तरफ देखें, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की देखें, हमारी अपनी नहीं तो हमारी नस्लों के मुस्तकबिल की तरफ देखें। तो ये देखने की बात है, वहाँ थोड़ी सी फिक्रमंदी है, लेकिन यह उम्मीद है कि उनको एहसास होगा और हमारा मुस्तकबिल माजी की निस्बत हाल की निस्बत बेहतर होगा। इंशाल्लाह उम्मीद पे दुनिया कायम है। सर सलमान गनी साहब, बेहतरी की तरफ अगर सफ़र चल रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि इंशाल्लाह हम जो है वो अपनी मंजिल ज़रूर हासिल करेंगे। आपको क्या लगता है सर कि अवाम ने ये जो पूरा अरसा गुजरा पिछले जितने इंतखाबात उसमें अपना किरदार किस हद तक निभाया या उनको मौका मिला, और सियासी जमातों ने अपनी गलतियों से कितना सीखा? देखिए सलमान, में सोच पाकिस्तान, वोट पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर मौसर मजबूत जमहूरियत और पाकिस्तानियत का जो है मैं समझता हूँ कि एक नमूना है। और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान बना एक जमहूरी स्ट्रगल के नतीजे में था, और आज की कैफियत में भी पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम, इक़्तिसादी इस्तेहकाम, इसका दारोमदार जमहूरी अमल के तसलसल पे है। 8 फरवरी पाकिस्तान के अवाम का दिन है, उन्हें अपना वोट पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वो पाकिस्तान के अंदर तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम चाहते हैं। पाकिस्तान का एक बड़ा सियासी अलमिया ये है कि पाकिस्तान के लोग हमेशा अपना हक़ राय दही जो है वो सियासतदानों के सपुर्द करते हैं, सियासी जमातों के सपुर्द करते हैं, और मसनद इक़्तिदार पे पहुंचने के बाद वो सियासी जमातें अपने अवाम की तरफ देखने की बजाय जिनकी ताकत से वो वहाँ तक पहुँचती हैं, वो इधर उधर देखना शुरू कर देती हैं, जिससे पाकिस्तान में सियासत और जमहूरियत मजबूत नहीं हुई। एक मुश्किल सूरत हाल में पाकिस्तान के रियासती इदारों ने, मैं समझता हूँ कि खदशात थे, ख़तरात थे, दहशतगर्दी के रुझानात थे, रियासती इदारों ने पाकिस्तान के अंदर इंतखाबी अमल यकीनी बनाने में एक बड़ा रोल अदा किया। और एक क्रेडिट पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप को कि इस सारे अमल के दौरान किसी ने बाइकाट की बात नहीं की। कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं जो ये कहे कि हमने इस अमल का बाइकाट किया है। मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने बाइकाट नहीं किया तो फिर पाकिस्तान के अवाम और ख़ास तौर पे नौजवान इस खिते में, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, ईरान, वहाँ पर नौजवान हक़ रायदही बहुत बड़ी तादाद में इस्तेमाल करते हैं, हमारे यहाँ इस्तेमाल नहीं करते। लास्ट इलेक्शन में जब नौजवानों के रोल की बात की जा रही थी तो सिर्फ 37% नौजवानों ने अपना हक़ रायदही इस्तेमाल किया है। मैं समझता हूँ कि अवाम के साथ गेंद पाकिस्तान के नौजवानों की कोर्ट में है। नौजवानों का फैसला दुरुस्त होता है और मुआशरों के अंदर बड़ी तब्दीली का बायस बनता है। तो पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को चाहिए जिनका वोट बन चुका है वो पोलिंग स्टेशन पे नजर आने चाहिए। और इस पे सर हम डिटेल में बात भी करेंगे इसी ट्रांसमिशन में कि क्यों मतलब ऐसा है कि क्यों पार्टिसिपेशन नहीं है। कहा यह जा रहा है कि अगर ये जो नौजवान लोग पार्टिसिपेट करेंगे इस इलेक्शन में तो फिर एक नया सफर का हम आगाज कर सकते हैं जो जमहूरियत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और हसन रजा, आपने तो बहुत काम किया है, जिस तरह सारे जो उम्मीदवार थे वो अपनी कैंपेन्स कर रहे थे तो आप उनको कैंपेन्स को कवर करने के लिए पूरे तूलो अर्ज में मुल्क के सफर कर रहे थे। आपके जज्बात यकीनन हम सब की तरह ही होंगे, तो कैसा महसूस कर रहे हैं कि कहाँ मरहला हमने अबूर कर लिया? देखिए, मैं भी समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए ये जो 8 फरवरी है ये बहुत बड़ा एक टर्न है। या तो पाकिस्तान बहुत तरक्की की तरफ राह पर गामजन हो जाएगा या पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा खतरात का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा तीसरा कोई पोजीशन नज़र नहीं आती। देखिए, गुज़श्ता चंद सालों में जो अदालती बहरान, मुआशी बहरान, अखलाकी बहरान, समाजी बहरान, इंटरनली बहरान, एक्सटर्नली बहरान, फिर अखलाकी बहरान, समाजी कदर पामाल होगी, बहरानों की जो मंडियाँ लगी हुई थी
वो ऐसा है कि वो उस तमाम का एक खात्मा होने के बाद एक पाकिस्तान को नई मंजिल की तरफ लेके जाने का वक्त आ चुका है। और जो उन्वान रखा है सोच पाकिस्तान वोट पाकिस्तान, देखिए ये इतना कमाल का उन्वान है कि सोचना है कि वोट कास्ट करना है, वोट कास्ट करना है पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की भलाई के लिए और पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए। और ये कितना कमाल होगा कि अगर तमाम लोग निकले वोट कास्ट करने के लिए और अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करें। जो ये हम फील्ड में जाते थे, लोग बात करते थे कि कब इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, या फिर बहुत सारी जो है वो उनके ज़हनों में चीज़ें चल रही थी कि शायद वो फलां वाला प्लान आ जाएगा। मेरे ख्याल में 8 फरवरी का दिन पाकिस्तान के लिए बहुत मुस्बित दिन है। इसे मुस्बित लेके अवाम को निकलना चाहिए और वोट कास्ट करना चाहिए ताकि जो अवाम के ज़हनों में खदशात हैं वो ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान जो है वो अपनी मंजिल तय करता हुआ एक पोजीशन ले सके। और इसमें बहरानों का खात्मा हो गया। अब हमें नई ऐसी सियासी क़यादत की ज़रूरत है जो 8 फरवरी को जिसका इंतखाब होना चाहिए, जो तमाम जो मुआशरे में तकसीम दर तकसीम की एक सियासत चल रही थी, गालम गलोच की सियासत चल रही थी, इख्तलाफात की सियासत चल रही थी, उससे निकल कर एक इकट्ठे प्लेटफॉर्म पर आके बैठे। सही, ठीक है। ताकर के अवाम का जो प्लान है वो कामयाब हो सके, क्योंकि जितने भी प्लान्स की बातें हो रही थी वो तो हमने देखा कि डिफ्यूज हो गई और अब अवाम को अपना प्लान कामयाब करना। एग्जैक्टली, फेयर एंड फ्री इलेक्शन की हर कोई बात करता है। और जैसे कि हमने कहा कि अभी जो ये रिपोर्ट आई कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया की 5वीं जमहूरी जो है वो बड़ी जमहूरियत बन गया है, तो फाफिन के साबिक सरबराह हैं सरवर बारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सरवर बारी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। सर क्या कहेंगे, ये जैसे भी शामी साहब भी कमेंट कर रहे थे कि ये तो 5वीं बड़ी जमहूरियत हम बन तो गए, लेकिन आबादी अगर इसी तरह से बढ़ती रही तो ये तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता चौथी, तीसरी और कहीं पहली बड़ी जमहूरियत ही ना बन जाए। देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी जो तबसरा किया गया है बहुत ही खुश आइंद है, लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि जितने भी सर्वे हो रहे हैं वो ये बता रहे हैं, और हमारा अपना भी सर्वे कल मुकम्मल हुआ है, उसमें एक बहुत बड़ी अक्सरियत 80% से ज़्यादा लोग ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन जो हैं वो उसमें वो हिस्सा लेंगे। और बुरी ख़बर ये है कि लोग समझते हैं, बहुत बड़ी तादाद लोगों की समझती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान के इन इलेक्शंस में नहीं है, तमाम पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। लेकिन इसके बावजूद लोगों का इलेक्शन में जाना, सियासी जमातों का इलेक्शन लड़ना और बाइकाट ना करना, अभी कुछ दोस्तों ने बात की है, ये बड़ी खुश आइंद बात है कि इसके बावजूद लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, लोग वोट डालना चाहते हैं, और लोग चाहते हैं कि ये सियासी बहरान जो है वो इलेक्शन के ज़रिए ख़त्म हो और एक स्टेबिलिटी पाकिस्तान में आए ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सिलसिला भी शुरू हो सके। तो ये तो मुख्तसरन है, लेकिन मुझे जिस तरह के इंतखाबात हो रहे हैं इसके नतीजे में कोई मुस्तहकम हुकूमत बनती हुई नज़र नहीं आ रही। अच्छा। और उसकी वजूहात सबको पता है कि जिस तरह एक पार्टी के साथ कौमी सतह पर और कुछ जमातों के साथ सूबाई सतह पर अगर आप देखें कि सिंध में GDA के बहुत सारे लोग जो हैं वो एतराज़ात कर रहे हैं और कह रहे हैं हमारे पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। इसी तरह पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी एतराज़ात कर रही है, और इस तरह के एतराज़ात की वजह से हमने माजी में देखा है कि जब भी ऐसे एतराज़ात निकलते हैं तो इलेक्शन हारने के बाद जो गुस्सा और नफ़रत है वो बढ़ती है, और उसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है। तो ये इस चीज़ का तदारक करने के लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। हमें महज जो है वो जो है पोलिंग के अमल से खुश होने की इतनी ज़्यादा खुशियाँ मनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह का इंतखाबी अमल हो रहा है और जो सर्वे भी आ रहे हैं, हमारा अपना सर्वे बता रहा है कि जिस जमात को सबसे ज़्यादा अंडरडॉग गया है, जिस जमात को आइसोलेट करने की कोशिश की गई है, जिसका इंतखाबी सिंबल जो छीन लिया गया है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो जमात निकल कर आ रही है सर्वेज में, वो वही पार्टी है। ठीक है। तो सर वो जाहिर सी बात है कि सर्वेज के सैंपल पे भी डिपेंड करता है, लेकिन बारी साहब जैसे हमने देखा था कि 2013 का इलेक्शन हुआ, उसको कहा गया कि जी RO इलेक्शन है, फिर 2018 का इलेक्शन हुआ, उस पर कहा गया कि जी ये तो RTS बंद हो गया था, RTS की वजह से जो है वो जमात जो है वो आ गई।
हुकूमत में। इस दफ़ा इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम जो बनाया गया है, ये कहा जा रहा है कि ये गालिबन जो RMS सिस्टम है उसी की एक नई एक फॉर्म है, यानी कि वो RTS से मुख्तलिफ है। तो इस पर आपको कितना भरोसा एतमाद है कि ये सिस्टम भरपूर काम करेगा? क्योंकि काम करेगा तो जाहिर सी बात है कि फिर नताइज पे एतमाद किया जा सकेगा। देखिए, मुझे जो EMS है और RTS था, सिस्टम में तो कोई मसला नहीं था। मसला ये होता है कि बस तो वही होती है, ड्राइवर कौन है। तो अगर अभी तक का जो इलेक्शन कमीशन का रवैया रहा है, एक पार्टीजन रवैया है, गैर जानबदार रवैया नहीं है, और उसके लिए कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग कह रहे हैं, सारे एडिटोरियल अखबार के पढ़ लें, दुनिया अखबार का पढ़ लें, आप डॉन पढ़ लें, आप न्यूज़ पढ़ लें, आप एक्सप्रेस ट्रिब्यून पढ़ लें, आप एडिटोरियल पेजेस के ऊपर जो आथर्स हैं उनके आर्टिकल पढ़ लें, जाहिद हुसैन को देख लें। मतलब बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे सर्वे भी है, पब्लिक भी ये समझती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, इंटरनेशनल मीडिया भी यही कह रहा है। लेकिन इसके बावजूद मामला ये है कि EMS बेसिकली जो माहिरीन हैं, जो इलेक्टोरल टेक्नोलॉजी के माहिरीन हैं, उनकी नज़र में EMS और RTS में कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है, वही किस्म है तकरीबन। और चलाना जिन लोगों ने है वो पहले से ज़्यादा पार्टीजन है, तो इसलिए ज़ाहिर है शक व शुबहात के साथ है। और अभी कुछ ROs हैं, उन्होंने ख़त भी निकाले हैं कि जो डेटा वो अपलोड करते हैं वो डेटा खुद ब खुद चेंज हो जाता है। तो ये बहुत सारे एतराज़ात भी हैं, इसलिए मैं कॉशन करना चाहता हूँ कि इन तमाम चीज़ों के बारे में हमारी एक साइंटिफिक राय होनी चाहिए और हमें सोच समझ के इसके बारे में देखना चाहिए करेंगे, क्योंकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन उठाए जाते हैं जो इलेक्शन के ऊपर, उसके अमल के ऊपर, और जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। लगता हमें यह है कि हमारे लोग जो है वो टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने के बजाय थोड़े खौफज़दा भी हैं, इसलिए हमेशा उसको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन यहाँ पे हमें एक ब्रेक शामिल करना है। बिल्कुल, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, कुछ डेटा जो है वो भी शामिल करेंगे और फिर हमारा जो तबसरा और तज्ज़ियों का सिलसिला है वो जारी रहेगा। स्टे विद अस। इलेक्शन के इस खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपसे शेयर कर रहे थे जो कि गुज़िश्ता इंतखाबात के थे, ताकि हम थोड़ा सेंस कर सकें कि क्या सिचुएशन आने वाले जो कि 8 फरवरी को इंतखाबात हो रहे हैं उनकी क्या सिचुएशन हो सकती है। सलमान, वोटर्स की, यंग वोटर्स की बड़ी बात हो रही है कि यंग वोटर्स जो है वो गेम चेंजर हो सकते हैं। तो हमने इस हवाले से कुछ जो है वो डिजिट्स एंड नंबर्स एंड फैक्ट एंड फिगर्स कलेक्ट किए हैं ताकि अपने नाज़रीन को दिखा सकें कि कितना वो असरअंदाज हो सकते हैं। तो अगर हम एज के हिसाब से देखें तो 18 से 25 जो साल तक की उम्र के वोटर्स हैं वो 15% हैं हमारी कुल आबादी का। जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनका 15% है। और इसी तरह से 26 से 35 जो बरस के वोटर्स हैं वो 29% हैं। 36 से 45 जो हैं वो 21% हैं। 40 से 55 15% हैं और 56 से 65 जो है वो 10% हैं। और इसी तरह जो 65 से और 65 और उससे अबव हैं वो 10% बनते हैं। तो सलमान, हम ये कह सकते हैं कि एक सिग्निफिकेंट जो रेशियो है वो उन्हीं यंग वोटर्स के एक तो ये भी कि पाकिस्तान में जो नौजवान वोटर्स हैं ना वो उनकी कैटेगरी 18 से 35 साल के दरमियान काउंट होती है। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे 2013 में अगर हम इनको देखें तो वो 48% बनती है, और अगर हम 2018 की बात करें दोनों को मिला के तो वो 44% है, और इसी तरह 2024 में भी अब 44% है। और 44% इज अ सिग्निफिकेंट नंबर। तो जो बात बार-बार यंग वोटर्स की हो रही है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब निकलना बिल्कुल जी, जो उनकी एक्टिविटीज हैं उनको वोट में ट्रांसलेट करना इज इंपॉर्टेंट। आगे नेक्स्ट स्लाइड जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और वो है टर्न आउट से मुतालिक है कि क्या-क्या टर्न आउट रहा। तमाम हम इंतखाबात का हमने डेटा इस सिलसिले में 1970 से अभी तक जी बिल्कुल। और 1970 में 61%। सलमान, बड़ी इंटरेस्टिंग ये फैक्ट्स हैं क्योंकि शोर तो अभी सारा उठ रहा है ना कि अब जो है वो ज्यादा मोटिवेट हुई है यूथ हमारी और अब शायद ज्यादा वोट कास्ट करने का रुझान बढ़ा। लेकिन जब हम इस डेटा पे आते हैं तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये तो जो राइज था वो तो हमने 1970 में देखा। क्या इसकी वजूहत है, इस पर बिल्कुल डिस्कशन करेंगे। 1977 में अगर हम देखें तो 61%, इसी तरह 1988 में 42%, और 1990 में अगर हम बात करें तो 46%, 1993 में 39%,
और 1997 में 35%, इसी तरह से 2002 में 40% रहा है, 2002 से बेहतरी की तरफ हमारा जो है बिल्कुल ये हमने दोबारा टर्नआउट बढ़ना शुरू हुआ। बिल्कुल एक दफा हमने डाउन मुशर्रफ साहब के दौर की हम यानी कि हम बात कर रहे हैं, फिर 2008 में 44% हो गया, 2013 में ये बढ़ के 53% हो गया, 2018 में जो है मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे दोबारा 51% फिर से बढ़ा है। लेकिन इसमें बात सलमान ये है कि अगर हम 2018 जिसमें कहा यह जा रहा है कि मोटिवेटेड बहुत थे वोटर्स, उसको भी अगर हम कंपैरिजन करें तो 1970 में इससे भी ज्यादा रेशो थी। शामी साहब से बेहतर। हाँ, सर चूंकि 1970 की बात हो रही है और माशाल्लाह हिस्ट्री के ऊपर जितनी आपकी ग्रिप है आपको तो कुछ देखना भी नहीं पड़ता, तो बताइए क्या वजह थी कि इतना ज्यादा जो है वो वोटर्स की रेशो थी और राइज था? फिगर्स हैं कुल पाकिस्तान है या वेस्ट पाकिस्तान के हैं? उसको तो कुल 70 तो कुल ये आपने इंपॉर्टेंट बात की है, क्योंकि एक मुत्तहिदा पाकिस्तान था ना उस वक्त, तो मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान दोनों जगह वोट पड़े थे। जी ये कुल पाकिस्तान के सर? हाँ कुल पाकिस्तान जी, है कुल ना? पाकिस्तान। तो मशरकी पाकिस्तान में भी बड़ी तादाद में लोगों ने वोट दिए थे जी, और वहाँ से यानी शेख मुजीबुर रहमान उनकी अवामी लीग जो है वो सारी नशिस्तें जीत गई थी सिवाय 2 के। तो 2 नशिस्तें जो हैं, एक तो नूरुल अमीन साहब जीते थे, एक राजा तरीदेव राय जीते थे जो एक कबायली लीडर थे चकमा कबाइल के। सही। तो बाकी तमाम नशिस्तें अवामी लीग जीत गई थी। और नूरुल अमीन साहब बाद में प्राइम मिनिस्टर भी वो बाद में बने जब यानी पाबंदी लग गई अवामी लीग पर और फिर मिलिट्री एक्शन हुआ। लेकिन ये अगर उसको आप शामिल करेंगे तो फिर परसेंटेज आपको इस तरह ज़्यादा नज़र आएगी। सही। अब मालूम नहीं जो आपने फिगर्स निकाले हैं ये सिर्फ मगरबी पाकिस्तान के हैं, ये दोनों हिस्सों के हैं। लेकिन बहरहाल ये जो हमारे यहाँ एक तो जो 70 का इलेक्शन था वो बालिग रायदही की बुनियाद पर पहली कौमी असम्बली मुंतखब हुई थी। सही। 1947 के बाद आज़ादी के बाद हमारे यहाँ सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हुए बालिग रायदही की बुनियाद पर, लेकिन हमारे यहाँ कौमी असम्बली का इंतखाब नहीं हुआ था इस पर। और फिर जब अयूब खां का पीरियड आया तो उन्होंने तो अडल्ट फ्रेंचाइज को ही ख़त्म कर दिया। तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते थे। सही। पहले बीडी मेंबर्स चुने जाते थे और फिर वो कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार चुनते थे। अब ये जो इस लिहाज से तो 1970 का इंतखाब था वो बड़ा जोश खरोश था उसमें कि पहला इंतखाब था कौमी सतह पर जो कि अडल्ट फ्रेंचाइज की बुनियाद पर हो रहा था। सही। और ये भी एक वजह थी, बड़ी तादाद में लोगों ने उसमें जो हिस्सा। मिनिमम एज क्या थी शायद उस वक्त वोट यानी कि जो कास्ट कर सकते थे? जो वोट कास्ट करने वाले थे उनकी मिनिमम एज में 21 साल। 21 साल। 18 साल तो बाद में हुई है, यानी परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में 2002 में 18 साल की यानी हद मुकर्रर की गई। बिल्कुल सही। पहले 21 साल का जो नौजवान था वही वोट दे सकता था। शामी साहब इससे मुतालिक मजीद डिटेल्स भी हमें जानेंगे, हमें सरवर बारी साहब को शामिल गुफ्तगू करना है। तो सरवर बारी साहब अभी यहाँ पे टर्न आउट की बात हो रही है और यूथ इस दफ़ा बहुत बड़ा फोकस है कि अगर वो बाहर निकलते हैं और वोट कास्ट करते हैं तो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या जो हमें उनकी सपोर्ट या जो एक्टिविज्म हमें सोशल मीडिया पर नजर आता है क्या वो वोटर टर्न आउट की सूरत भी सामने आ सकता है? अब देखिए बुनियादी बात यह है कि जितने भी सर्वे हो रहे हैं वो यही जाहिर कर रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद वोटर्स की जो है वो वोट डालने की ख्वाहिशमंद है। हमारे सर्वे में वो 85% के लगभग है, आई पावर के सर्वे में वो 77% है और इसी तरह कुछ और सर्वे हैं वो भी दिखा रहे हैं कि बहुत बड़ी परसेंटेज जो है पॉपुलेशन की जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं वो वोट डालने की ख्वाहिशमंद है। अब ये है कि किस हद तक वो अपनी ख्वाहिश को ट्रांसलेट कर सकते हैं लगते हैं इलेक्शन वाले दिन। तो मेरा अपना ख्याल है आम तौर पर जो लोगों की ख्वाहिश होती है और कुछ प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से लोग निकल नहीं सकते, तो मेरी नज़र में तकरीबन 60% के लगभग इस दफ़ा वोट। सर वोट डालने की ख्वाहिश है तो जाएं ना, वोट डालने से तो किसी ने नहीं रोका, ना कोई रोक रहा है वोट डालने से, यानी कि वोट डालने की ख्वाहिश है तो जाएं। अगर देखिए बहुत सारी जो हमारी कैलकुलेशन है वो भी है क्योंकि हमारे इलेक्टोरल रोल पर बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो इंतकाल कर चुके हैं और इलेक्शन कमीशन और नादरा मिलकर उन लोगों को इलेक्टोरल रोल से डिलीट नहीं कर पाया। तो जब हम देखते हैं कैलकुलेट करते हैं तो हमने तो रजिस्टर्ड वोटर्स के ऊपर टर्न आउट को कैलकुलेट करना है।
लेकिन अगर उस इलेक्टोरल रोल की जो बेस फिगर है उसमें 5-6 मिलियन जो इंतकाल शुदा लोग हैं उनके नाम हो तो जाहिर है आपकी टर्न आउट नीचे गिर जाएगी। तो उस हवाले से बहुत ज़रूरी है हम देखें। लेकिन दूसरी बात यह है कि क्या रुकावटें डाली जाती हैं, क्या एमरजेंसी हो जाती है। अगर इलेक्शन के दिन तक धांधली और ये जो वन साइडेड क्रैकडाउन है वो जारी रहता है तो जाहिर है या तो लोग अब गुस्से की शक्ल में बाहर आएंगे या वो मायूस होकर घर बैठ जाएंगे। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो टर्न आउट को इफेक्ट ठीक है। लेकिन एक बात है, पाकिस्तान में जब भी टर्न आउट, एक मिनट लेट मी फिनिश। जी। पाकिस्तान में जब भी टर्न आउट बढ़ा है, उसमें सर्ज आई है, तो उसमें कोई नया पॉलिटिकल फैक्टर रहा है। जैसे 1970 का पहला इंतखाब था तो वो 60% से ऊपर चला गया, और इसी तरह आप देखें 2013 और 2018 में पीटीआई का फैक्टर नया था। तो टर्न आउट पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में 1988 के बाद जो है 50% को क्रॉस किया है उसने। तो इसलिए इस वक्त नया फैक्टर एक मुझे नज़र आता है। तो इसलिए ये जो नया फैक्टर होता है वो नए वोटर्स को बाहर लेकर आता है। ठीक है भाई साहब, आप नए फैक्टर देख रहे हैं और आपको तवक्को है कि इस दफ़ा जो है वो नए वोटर्स भी बाहर आएंगे और चैनलाइज करेंगे अपनी फीलिंग्स को, और चैनलाइज करने का जो वाहिद जरिया है वो वोट कास्ट करके किया जा सकता है। भाई साहब एक और सवाल है जो खास तौर पे मैं आपको कर रहा हूं, माजरत कर लीजिएगा सवाल, अगर हमारे पैनलिस्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत से अहम सवालात और मैं सलमान गनी साहब की तरफ भी जाना चाहूँगा। इससे पहले कि भाई साहब की तरफ जाएँ, सर अवामिल होते हैं, आप इस पर जो है वो अपना पहले रिस्पॉन्ड करने फिर मैं आपसे सवाल करूँगा। देखिए सलमान, हमेशा ये बुनियादी जिम्मेदारी तो पॉलिटिकल पार्टीज की होती है, पॉलिटिकल लीडरशिप की होती है कि वो लोगों के अंदर ये शऊर बेदार करें कि वो पोलिंग स्टेशनों पे आएँ। मैंने इस वक्त तक की कैंपेन में किसी एक लीडर के बारे में मैं ये नहीं कह सकता कि उसने अपनी तकारीर में इस बात पे जोर दिया हो कि आप खा वोट किसी को भी दें, आप पोलिंग स्टेशनों पे आएँ। देखिए बात ये कि जब हम मजबूत हुकूमत की बात करते हैं तो मजबूत हुकूमत तो वही होगी जिसमें टर्नआउट भी ज़्यादा होगा, जिसमें पाकिस्तान के तमाम तबकात की उसमें नुमाइंदगी हो। और एक बात जो मैंने पहले भी की और आपने भी उसकी निशानदेही की, देखिए पाकिस्तान का नौजवान 44% कि वो आखिर उनके अंदर तहरीक क्यों मौजूद नहीं है, हमें इस अवामल पे ज़रूर बात करनी चाहिए। इसलिए कि पाकिस्तान का नौजवान पढ़ा लिखा नौजवान है, और 2018 के इलेक्शन में तो जब हम ये बात करते थे कि जी यहाँ कहा गया कि पाकिस्तान के नौजवानों को सियासी अमल का हिस्सा बनाएंगे, उन पर एतमाद करेंगे, उस वक्त भी कोई टर्नआउट नौजवानों के हवाले से ज़्यादा बेहतर नहीं था। मैं समझता हूँ कि जो जिम्मेदारी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ की थी उन्होंने भी पूरी नहीं की। और एक कैंपेन हमेशा लॉन्च होती थी, अखबारात में बड़े बड़े इश्तहारात आते थे कि जी आप पोलिंग स्टेशनों पे जाएं। देखें पाकिस्तान को जब हम मजबूती की बात करते हैं ना, वो दरअसल जमहूरियत की मजबूती है। दुनिया के जमहूरी माशरों में आप जरा टर्न आउट उठा के देखें, 70%, 75% और 60% तो एवरेज है। और अभी शामी साहब जब जिक्र कर रहे थे 70 के इलेक्शन की, उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि उसमें इंतखाबी कैंपेन 1 साल तक की थी, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज का रोल था, मशरकी पाकिस्तान था, मगरबी पाकिस्तान। वो शामी साहब दुरुस्त निशानदेही कर रहे हैं कि वो रेशो निकालें, मेरा ख्याल मशरकी पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा थी कि वहाँ पर मतवस्त तबके के लोग थे, वहाँ पर नौजवान ज़्यादा थे। हमारे यहाँ पाकिस्तान सर इस सिलसिले में भी पिंडलाट ने भी एक जो है वो एक पेपर तैयार किया, एक बाकायदा एक रिपोर्ट दी है, उसमें भी रीजंस जो है उसके ऊपर बात हुई है। वो शामी साहब की तरफ जाएंगे। रसूल बख्श रईस साहब, सर आपको क्या लगता है कि टर्न आउट जो है वो एक तो ये कि सारे अवामिल तो होते हैं सर, बहुत सारे लोग जाते हैं, मैंने खुद जाके विटनेस किया है, फैमिली गई है, पता चला आधी फैमिली का वोट कहीं और है, आधी फैमिली का जो है वो किसी और हल्के में है, वो परेशान हो जाते हैं, फिर बदजन होकर लोग कहते हैं यार जाओ हमने वोट ही नहीं डालना। 2 बातें कहूँगा मैं। एक तो ये है कि जब किसी मुल्क में बहरान होते हैं और कंट्रोवर्सीज बढ़ती हैं तो वोटर टर्नआउट ज़्यादा होता है। ये एक सारी दुनिया में एक रुझान रहा है कि लोग बाहर निकलते हैं कि ऐसी जमात को या ऐसी जमातों को आने वाली हुकूमत को वोट दें जिससे कि उनके मसाइल हल हो सकें। तो एक उस लिहाज से अगर तारीख़ी पैटर्न को देखें तो वोटर टर्नआउट ज़्यादा हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जो आपने कही कि क्या वोटर्स जिस तरह से चाहते हैं कि ज़्यादा तादाद में जो सर्वे कह रहे हैं कि लोग 80% 90% ये कहते हैं कि हम वोट देंगे, इंतखाबात के दिन बाहर निकलेंगे, पोलिंग स्टेशन पे जाएंगे, तो क्या उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है? 2 ज़राए से होती है ये फैसिलिटेशन। एक होता है कि दूर दराज के गाँव होते हैं, हर गाँव में पोलिंग स्टेशन तो नहीं बन सकता,
तो उनके लिए ट्रांसपोर्ट फ्राहम करना ये जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी ज़िम्मेदारी होती है, वो पूरी करते भी हैं, ये नहीं है कि नहीं करते हैं। कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि कंपटीशन ज़्यादा है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लाए जाएंगे कि आप जाके वोट दें। दूसरी जो फैसिलिटेशन होती है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आती है, जिसका इशारा आपने कर दिया है और उससे खदशात बढ़ते जा रहे हैं। हमने ये सुना है कि, और ये सुना नहीं, सुनी बात नहीं है, हक़ाइक़ है कि जो नौजवानों के एक ही ख़ानदान में मेरी उम्र के लोग हैं तो घर के नज़दीक है, अगर उस ख़ानदान में कोई नौजवान है और ये देखें उम्रों का तयन कहाँ पे हुआ है, किसने किया है, और ये रिगिंग के मुतरादिफ है कि उनके वोट कहीं दूर फेंक दिए हैं, क्या उसके लिए उनको एफर्ट करनी पड़ेगी। लेकिन जिन लोगों ने सुना है कि इस तरीके से उनके साथ किया गया है तो उनका जो फैसला है वो ज़्यादा उसमें हौसला बढ़ा है, डिटर्मिनेशन कि हमने जाके वोट ज़रूर देना है। किसके खिलाफ देना है, किसने कराया है, ये अलहदा बात है। तो दोनों जानिब से होनी चाहिए। लेकिन जो कुछ भी है इस वक्त जो माहौल मुझे लग रहा है कि वोटर टर्नआउट बेहतर होगा, ज़्यादा होगा, लेकिन ये नहीं कह सकते कि कितना फीसद होगा, कि माजी की निस्बत ज़्यादा होगा या नहीं होगा। मेरा ख्याल ये है कि जो इस वक्त तवामुल अनासिर जो हालात हैं मुल्क के अंदर, लोग बाहर निकलेंगे और वोट देंगे, जिस जमात को भी दें, हमें नहीं मालूम, हमें देखना होगा कि इस्तेमाल को देते हैं। इसी डिस्कशन को हम आगे भी बढ़ाएंगे क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग ये फैक्टर है। और एक तो आज़ाद उम्मीदवार और एक यंग वोटर्स और एक स्विंग वोटर, ये 3-4 एलिमेंट्स हैं जिसके ऊपर सबकी नज़र है। लेकिन यहाँ पे हमें एक ब्रेक शामिल करना है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो डिबेट का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।